हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली देखिए, संस्कृत के पेपर में भौकाल मचाने के बाद अब फाइनली मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया हूँ आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का आपका 16 नवंबर को होने वाला आपका 100% रियल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। यही का यही सेम टू सेम पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक का सोल्यूशन आपको इसी एक वीडियो में दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र कमेंट करते हैं कि सर हमें एक ही वीडियो में पूरा आंसर चाहिए, पार्ट वाइज वीडियो देकर हमें परेशान ना करें। तो पूरा आंसर आपको मिलने वाले। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ से देखिए वर्कशीट पर आपको कार्य क्या करना है, प्रारंभ करना है। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में आपको जो है यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए। आइए देखते हैं। प्रश्न निर्देश आपको दिए गए। यहाँ पर प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको उत्तरों को लिखना है। प्रश्न 1 है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है ना। जैसे कि आप सबको पता होगा, जो सभी ग्रह सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी का क्या होता है, मुख्य होता है सूरज। और सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। तो पृथ्वी जो ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण करता है। ऑप्शन ए 288 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन, ऑप्शन डी 27 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 365 दिन, है ना। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। अब चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ने से पहले हम एक जानकारी आपको दे देता हूँ। हम जो आपको आंसर दिखा रहा है यह हमें बोर्ड की ओर से प्राप्त हुआ है। इन्हीं आदर्श उत्तर के आधार पर आपके जो टीचर है आपकी कॉपियों को जांचने वाले हैं। यदि उन्हें यही सेम टू सेम आंसर आपकी कॉपी में देखने को मिलते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर आपको देने वाले हैं। और यदि आप इनके अलावा किसी और दूसरे चैनल पर जाकर दूसरे आंसर लिख कर आते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए, 50 में से 50 नंबर आपको चाहिए, तो आपको यही वाले आंसर को आपको लिख कर आना जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आइए और एक बात सुन लीजिए। यहाँ पर हो देखिए आपको जो है अभी 3 दिन का गैप मिला है, 13, 14, 15 तारीख को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो पेपर है वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि पेपर जो है लीक हो जा रहा है, हम लोग पेपर लीक कर दे रहे हैं, तो क्या पेपर आपका चेंज भी हो सकता है। तो यदि पेपर चेंज होता है तो जैसे ही हमारे पास चेंज वाला पेपर आएगा हम आपके लिए तुरंत वीडियो बना देंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको पहले यहाँ पर अलर्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर आपका चेंज भी हो सकता है। आइए देखते हैं हम अपना प्रश्न क्रमांक दूसरा। नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये वाला जो चिन्ह है नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आइए अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3। उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी शरद ऋतु, ऑप्शन नंबर सी बसंत ऋतु, ऑप्शन नंबर डी शीत ऋतु। तो इसका राइट आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बी शरद ऋतु। प्रश्न 4 है हमारा, प्राचीन वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ऑप्शन है भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी बस व्यापारी, ऑप्शन डी पुरातत्वविद, है ना। जो 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 मतलब कई सारे जो पुरानी वस्तु होती है उनका खोज अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए भूगर्भवेत्ता। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। ऑप्शन है चलचित्र, ऑप्शन बी शेल चित्र, ऑप्शन सी भित्ति चित्र, ऑप्शन डी तेल चित्र। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शेल चित्र। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर लिखेंगे यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। कुषाणों में के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। ऑप्शन है सम्राट अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। प्रश्न क्रमांक 8वां। मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो मक्के की रोटी और सरसों का साग जो है पंजाब के लोगों का क्या है, मुख्य भोजन है। उन्हें वही यहाँ पर पसंद आता है।
आइए अब देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 9वां। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी पंच, ऑप्शन सी पार्षद, ऑप्शन डी सचिव। तो मुखिया कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सरपंच कहलाता है मुखिया, है ना। प्रश्न क्रमांक 10 हम देखते हैं। प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सरकार की, ऑप्शन बी राजा की, ऑप्शन सी न्यायालय की, ऑप्शन डी व्यापारियों की। तो प्रजातांत्रिक यानी कि प्रजा का अर्थ होता है जनता, तांत्रिक यानी कि शासन। तो ऐसे देश जहाँ पर क्या जनता का शासन होता है वहाँ पर निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सरकार की। जैसे कि आपका जो भारत देश है वह क्या है? प्रजातांत्रिक देश की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर क्या सरकार चलती है, सरकार का अस्तित्व होता आया है। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक में आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर 3 अंक का रहने वाला है। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई है? तो उत्तर लिखेंगे, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती है। पहला, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। दूसरा, आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। तीसरा, मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल कर चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपि बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। प्रश्न क्रमांक 12, राजा द्वारा एकत्रित संसाधनों का क्या उपयोग किया जाता था? उत्तर लिखेंगे, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। प्रश्न 13 हम देखते हैं, मन शब्दार्थ से क्या आशय है? लिखिए। तो उसको उत्तर लिखेंगे, मन शब्दार्थ से उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मन सब निर्धारित की गई होती थी। सिद्धांतरू समस्त मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। प्रायः मुगलों की सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर ही की जाती थी। योग्यता के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। उच्च वंशीय न होने पर व्यक्ति के राज की सेवा में प्रवेश के अवसर सीमित थे। प्रश्न 14 में दिया है, सिक्कों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो इसको उत्तर लिखेंगे, यह प्रणाली उपज के 20% के कर के भुगतान पर काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। आइए अब देखते हैं हमारे पर अपना प्रश्न क्रमांक 15, जो कि हमें दिया है, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए? तो इसको उत्तर हम देखते हैं, भूकंप महसूस होते ही घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले जाएं। अगर गली काफ़ी संकरी हो और दो ही और बहुमंजिला इमारतें बनी हो तो बाहर निकलने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर घर से बाहर निकलने में काफ़ी वक्त लगने का अनुमान हो तो कमरे के कोने में या किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाए। सिर के साथ साथ शरीर के अन्य संवेदनशील अंगों को पहले बचाने की कोशिश करें। प्रश्न 16 में देखते हैं, अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के घर क्यों नहीं बनाते हैं? तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ लोग कुछ समय के लिए ही इन घरों में रहते हैं और फिर कहीं और अस्थायी घरों की तलाश में चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग पक्के घर बनने तक अस्थायी घर बनाकर रहते हैं और फिर पक्के घरों में रहने लगते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में देखते हैं, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? उत्तर, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है कुछ जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण सूचना के रूप में देखा जाता है। जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। प्रश्न 18 हम देखते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? तो उसको तो लिखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC, जिसे कभी कभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, भारत में राज्य के स्वामित्व वाली ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं है। अनिवार्य रूप से एकल चिकित्सक क्लिनिक है जिनमें आमतौर पर छोटी छोटी सर्जरी व सुविधा होती है। वे भारत में सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा है और इस प्रणाली की सबसे बुनियादी इकाइयाँ हैं।
प्रश्न 19वां हम देखते हैं यहाँ पर अपना, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। तो उसको तो लिखेंगे, मेरे विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा की वे क्या कर सकती है और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को निम्न रूप से प्रभावित करती है। और ये धारणा कि स्त्रियां अधिक शारीरिक श्रम वाला कार्य नहीं कर सकती है, इसके कारण अनेक कार्य क्षेत्रों से अलग कर दिया गया, उन्हें बाह्य कार्य क्षेत्र में जाने से रोका गया तथा घरेलू कार्य क्षेत्र में सीमित रखा गया। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके कार्य को कम महत्व दिया जाता है और उसका पारिश्रमिक भी कम दिया जाता है। यही नहीं, घरेलू कार्य करने वाले नौकरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। एक धारणा यह है कि लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। इस रूढ़िवादी धारणा का परिणाम यह हुआ कि बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वे सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 20वां, जो कि दिया है, मताधिकार से समानता की भावना कैसे विकसित होती है। तो इसको उत्तर लिखेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21वां और 22वां आपके क्या दीर्घोत्तर प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर आपको जो है 5 अंक यहाँ पर निर्धारित रहने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 21 हम देखते हैं, चोल राजा को समय कृषि एवं सिंचाई के लिए की क्या व्यवस्थाएं थी। तो आइए इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आर्थिक जीवन का आधार कृषि थी, भूमि का स्वामित्व समाज में सम्मान की बात थी, कृषि के साथ ही पशुपालन का व्यवसाय भी समुन्नत था। चोल देशों ने सिंचाई की सुविधा के लिए कुएं और तालाब खुदवाए और नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर के बांध से घिरे जलाशय बनवाए। करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम के समीप एक झील खुदवाई जिसका बांध 16 मील लंबा था। इसको 2 नदियों के जल से भरने की व्यवस्था की गई और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करने के लिए पत्थर की प्रणालियाँ और नहरें बनाई गई। आइए देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 22वां, प्राचीन कालों में मंदिरों के आसपास नगरों के विकसित होने के क्या कारण थे। तो आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं यहाँ पर, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। सने समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों तक एवं तीर्थार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। तो ये था विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में आपका यहाँ पर देख लिया है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के आपके रियल पेपर के पूरे उत्तर। उम्मीद है आपको वीडियो यहाँ पर हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं हम आपको, है ना। आपको क्या करना है, आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को आपको छप्पड़ फाड़ के लाइक करना है, दोस्तों के साथ छप्पड़ फाड़ के शेयर करना है, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारा वीडियो का लाभ मिल पाए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।